हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका पार्ट 1 रहेगा। और इसमें हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भूआकृतिक प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज की भी बात करेंगे, जिसमें अपक्षय, अपर्दन और अनुच्छादन यानी डेनिडेशन प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो अब तक आपने 5 चैप्टर देख लिया था, जिसमें भूकंप हो गया है, ज्वालामुखी हो गया है, महाद्वीप महासागर हो चुका है, प्लेट विवर्तन की हो चुका है, और भूगोल का विषय क्षेत्र वगैरह सब हो चुका है। आंतरिक संरचना भी क्लियर हो चुकी है। तो टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बैच भी चल रहा है जो टीजीटी पीजीटी का है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और इसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक टू टॉपिक आपका उस पर वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम कैसे विकसित हुआ। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं। प्लेटों के संचलन का भी डिटेल आप लोगों ने देख लिया है। अब इसमें देखिए दिया कि धरातल असमतल क्यों है। तो पहला यहाँ पे जो दिया गया कि सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी क्या थी, गत्यात्मक थी। ये वेगनर महोदय ने भी बताया था और प्लेट विवर्तनिकी से भी ये सिद्ध हो चुका था। तो आप अच्छी तरह यहाँ पे जानते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में जो है संचालित होती है, यानी भू प्रॉपर्टी जो है। तो निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता संचालित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य अंतर के यानी बाह्य सतह के अंतर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसमें देखिए आपका जो दिया गया है कि मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा जो है बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल भी अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों में अनवरत ये प्रभावित होता है। तो ये सब कहानियाँ हैं, आप ऐसे ही पढ़ते चलिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनिक, यानी कि जो बाह्य बल लग रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, जैसे पवन के द्वारा निर्मित क्रियाएं हो गई, वर्षा हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बाह्य बलों के रूप में काम करती हैं। और आंतरिक बलों में आपका देखिए जो उद्गार होता है, तो इसमें बहिर्जनिक बलों यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस क्रियाओं का परिणाम क्या होता है कि उभरी हुई जो भूआकृतियाँ होती हैं वो उसमें क्या होता है, विघर्षण यानी उघर्षण होके छोटी होती जाती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि धरातल पर जो उच्चावच है तो इसमें संतुलन बनाने का काम जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस करता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए तथा बेसिन जो है ये निम्न क्षेत्र या गर्तों का जो भराव होता है उसमें तलोच्चयन हो जाता है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या बोलते हैं, तल संतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। अंतर्जनित, ये देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तल संतुलन क्या है या ग्रेडेशन क्या है। तो ग्रेडेशन में क्या होता है कि अपर्दन के द्वारा जो है उच्चावच में जो संतुलन स्थापित किया जाता है, ठीक। और इसमें देखिए कि अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों के क्या करती हैं, आंतरिक बलों के कार्य यानी इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा क्या होता है, धरातल का कुछ भाग ऊपर उठता रहता है हमेशा, या नई का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या करती हैं कि इनमें उच्चावच में जो भिन्नता होती है उसको क्या करती हैं, बराबर करने की कोशिश करती हैं अपक्षय अपर्दन क्रियाओं के द्वारा। इसलिए भिन्नता ये तब तक बनी रहती है कि जब तक जो बहिर्जनिक और आंतरिक जनिक बलों में विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। समानतः अंतर्जनित बल यानी कि इंडोजेनिक फोर्सेज जो है मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि भू आकृति निर्माण करने वाले बल निम्न में से कौन है, तो आप क्या लगाएंगे, इंडोजेनिक फोर्सेज लगाएंगे, यानी अंतर्जनित बल जो है इससे भू आकृति का निर्माण होता है कहीं। और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या करती हैं, ये जो है इसको काट छाट करती हैं, यानी अपर्दन और अपक्षय का काम होता है, यानी विघर्षण का काम करती हैं जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं। तो भूतल जो है ये क्या है, संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए इस पर क्या करता है, निर्भर रहता है। इसका व्यापक और सघन उपयोग भी करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के
अनुवाह में योगदान होता है, यानी उसके पर्यावरण के सस्टेन में योगदान करते हैं। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इसका उपयोग जो है करना चाहिए, तो इसका उपयोग करना चाहिए। किंतु भविष्य में जो है यहाँ पे दिया कि हमें जो संसाधन प्राप्त हैं इसका दोहन करना चाहिए, लेकिन भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को भी बचाए रखना चाहिए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, यानी कि सस्टेनेबल उपयोग करना चाहिए हम लोगों को, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों को की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही जो है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए कि धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ तथा मानव द्वारा इसके उपयोग और दुरुपयोग या कुप्रयोग के कारण जो इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास होता है। यद्यपि इन प्रक्रियाओं को, जिनके द्वारा क्या होता है कि धरातल को विभिन्न आकार दिया जाता है, या जो प्रक्रियाएं भी धरातल को आकार दे रही हैं, तो उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित होता है, इसको यदि समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित जो हानिकारक प्रभाव हैं उसको कम करने में और भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक जो उपाय हैं वो आराम से किए जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये चैप्टर है यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अभी तक केवल आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो ये हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी, ये आपको ऑफिशियल साइट पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो पाएगा और ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो इसमें दिया है कि आप भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित यानी इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बलों के द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ से परिभाषा समझ लीजिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है कि धरातल पर जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो भौतिक दबाव या केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, इसके कारण जो भूतल पर अनेक विन्यास में परिवर्तन होता है, यही आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। ठीक, पटल विरूपणी या डायस्ट्रॉफिज्म या फिर वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि इंडोजेनिक प्रोसेस क्या है, इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन सी हैं? तो डायस्ट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म, ये दोनों जो है आपका यानी पटल विरूपणी और ज्वालामुखीयता, ये दोनों इंडोजेनिक प्रोसेस हैं यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप रूप से बताया गया है, ऊपर अभी एक्सप्लेन किया गया था। अपक्षय और बृहद क्षरण यानी कि मास वेस्टिंग, वेदरिंग और मास वेस्टिंग, और आपका यहाँ पे अपर्दन या निक्षेपण यानी डिपोजिशन, ये क्या है? ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं। तो ये आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन सी हैं? तो अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, बृहद क्षरण यानी मास वेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ पे आगे देखिए, इसमें दिया गया कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल हो गए, हिम है, वायु। अब यहाँ से पूछेगा कि एक्सोजेनिक एलिमेंट कौन से हैं? तो ये जल हो गया, वायु हो गया, हिम हो गया, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। इनको जो है जियोमॉर्फिक एलिमेंट कहा जाता है या फैक्टर कहा जाता है। ठीक, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा जियोमॉर्फिक फैक्टर या भू आकृतिक कारक क्या हैं? तो आप क्या बताएंगे? एक्सोजेनिक जो फैक्टर हैं जैसे जल है, वायु है, हिम है, ये सभी क्या हैं? ये आपका जो है भूआकृतिक कारक है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है यानी भूआकृतिक प्रक्रियाएं तथा भूआकृतिक कारक जो है ये विशेषकर बहिर्जनिक हैं। इनको जो है यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के अनुपयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक क्या होता है? प्रक्रिया क्या है? एक बल है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुपयुक्त रूप में प्रभावी हो जाता है। लेकिन यहीं एक कारक क्या है यानी एजेंट क्या है? गतिशील माध्यम होता है, जिसमें आपका जल हो गया, जैसे हिमानी है, हवा है, लहरें हैं, धाराएँ हैं, और ये जो माध्यम है जो धरातल के पदार्थों को हटाता भी है और बहा भी ले जाता है, यानी ले भी जाता है और निक्षेपित भी करता है। ठीक, इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा निम्न में से भूआकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत या भूआकृतिक कारक कौन से हैं? तो इसमें देखिए भूमिगत जल है, प्रवाह युक्त जल है, हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं, ये सभी हैं। ठीक,
अगला दिया है कि क्या आप समझते हैं भूआकृतिक कारकों एवं भूआकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना क्या जरूरी है। इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर भी स्ट्रेस डालता है यानी दबाव डालता है। और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल यानी जो स्ट्रेस होता है इससे लहरें एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को भी ये क्रियाशील भी बनाता है। और साथ ही निसंदेह हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, इसलिए अपरदन परिवहन और निक्षेपण भी यहाँ पे नहीं होगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं और यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वो पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर हों या प्रवणता के कारण भी संचलन घटित हो रहे हैं, सभी के लिए जिम्मेदार कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर या उच्च वायुदाब का दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, ये सभी प्रक्रियाएं किसके द्वारा संचालयमान हैं? ये आपका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा ये चलती हैं। उसके बाद देखिए इसमें दो प्रक्रियाओं की बात की गई है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। एक आपने एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ा था, दूसरा एक्सोजेनिक। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या हैं। तो एंडोजेनिक में पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा जो अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं या घूर्णन या फिर ज्वारीय घर्षण या पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर जाने वाली जो ऊष्मा का प्रवाह इससे प्राप्त ऊर्जा क्या करती है? ये डायस्टॉपिज्म यानी पटल विरूपण या ज्वालामुखीयता को भी ये प्रेरित करती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूतापीय प्रवणता एवं अंदर जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है धरातल के अंदर, ये क्या होता है? भूपर्पटी की मोटाई और उसकी दृढ़ता में अंतर के कारण जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कार्य जो है यहाँ पे समान नहीं होते हैं, इसलिए विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह क्या होती है? असमतल हो जाती है। अभी आपने देखा था कि धरातल असमतल क्यों होता है। अब इसमें दो चीज़ें आपने पढ़ा, एक डायस्टॉपिज्म पढ़ा, तो डायस्टॉपिज्म समझ लीजिए यानी पटल विरूपण क्या है। तो सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित और निर्मित करती हैं ये क्या होती हैं? ये डायस्टॉपिज्म यानी पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? नंबर 1 है कि तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को ये प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थान एवं विकृत में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। और तीसरा यहाँ पे प्रक्रिया है कि अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण जो उत्पन्न भूकंप होता है। चौथा है कि परपटी की यानी क्रस्ट की जो प्लेट है इसके क्षैतिज संचलन के कारण प्लेट टेक्टोनिक्स की जो भूमिका होती है। ठीक, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की जो प्रक्रिया है इसमें भूपर्पटी के वलय बनने में, तीक्ष्ण विकृत होने में इसका योगदान होता है और महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति यहाँ पे आराम से हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि महाद्वीपीय रचना से महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया होती है और परिवर्तनीय महाद्वीपीय रचना यानी कि इपेरियोगेनी जो आपका ये है भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में जो है भ्रंश पड़ता है या विभंग हो जाता है। विभंग का मतलब चटकन होता है। ठीक, भ्रंश का मतलब चटक के अलग होना, लेकिन विभंग का मतलब होता है चटकन। तो ये हो सकता है इन प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है कि दबाव, आयतन और तापक्रम में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है शैलों में कायांतरण हो जाता है, यानी कि ये शैलें रूपांतरण को प्रेरित होती हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे आपका दूसरा दिया गया है कि वल्कनिज्म है यानी ज्वालामुखीयता क्या है। देखिए वल्केनो अलग चीज़ है और वल्कनिज्म अलग चीज़ है। ठीक, जो वल्कनिज्म यानी कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है और वहाँ पे मैग्मा कैसे बनता है, कैसे वो लावा कहाँ कहा जाता है, फिर ठंडा होकर ये जो पूरा प्रोसेस है ये वल्कनिज्म में आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखीयता क्या है, तो आप लावा को इस तरह से वो आप नहीं बताएंगे कि ज्वालामुखी का जो प्रोसेस है, बल्कि संपूर्ण जो प्रक्रिया इसमें ज्वालामुखी में लावा का ठंडा होना
धरातल के नीचे जो है जो ऊष्मा का जनरेट होना, ये सारी प्रक्रियाएं को सम्मिलित रूप से वल्केनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी कि ज्वालामुखीयता क्या है कि इसके अंदर पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक या बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। यानी संपूर्ण जो प्रोसेस होता है ज्वालामुखी का, उसको यदि संपूर्ण रूप से कहा जाए तो वो आपका वल्केनिज्म कहा जाता है। केवल आप लावा के उद्गार की बात करेंगे तो वो आपका वल्केनो हो जाएगा। ठीक, तो इस पुस्तक की द्वितीय इकाई यानी सेकेंड में आपने देखा ही था वल्केनिज्म और वल्केनो, ये देख ही लिए हैं, क्योंकि जो वल्केनिज्म से आपका जो लावा से निर्मित चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका दिया कि ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। तो ये आपको ऊपर क्लियर किया जा चुका है कि ज्वालामुखी जो है ये ज्वालामुखीयता एक बड़ा भाग आप मान सकते हैं, इसमें ज्वालामुखी को शामिल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ज्वालामुखीयता यानी वल्केनिज्म जो है इसमें वल्केनों के उद्गार से लेके उसके ठंडा होने तक लावा के संपूर्ण जो प्रोसेस होता है उसको पूर्ण रूप से संपूर्ण मिला के जो है क्या कहा जाता है, वल्केनिज्म कहा जाता है। जबकि लावा का उद्गार केवल जो है वल्केनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा या अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो ये आपका जो है सूर्य से प्राप्त होता है। इसमें दिया कि क्या आप सोचते हैं कि ढाल प्रवणता या प्रवणता बहिर्जनिक बलों के द्वारा नियंत्रित विवर्तनिक कारकों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसमें दिया है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है, ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अनुप्रयुक्त जो बल हैं, उपयोगी बल हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और ठोस पदार्थ में जो स्ट्रेस होता है ये आपका पुश और पुल यानी कि धक्का और खिंचाव से ये उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थों में जो स्ट्रेस होता है इससे क्या होता है कि इससे विकृति को जो है और प्रेरणा मिलती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय जो बल है यानी जो शियर स्ट्रेस है, अपरूपण प्रतिबल है, ये क्या होता है, इसे विलककारी बल भी कहा जाता है। ये भी वहाँ पे सक्रिय हो जाता है और यही जो स्ट्रेस है ये शैल और धरातल के पदार्थों को तोड़ देता है। ठीक, यानी अपरूपण या विलककारी जो बल है ये शैल और पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण जो प्रतिबल है इसके परिणाम के कारण जो है कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है। ठीक, तो फिसलन अपरूपण प्रतिबल के कारण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के यानी गुरुत्वाकर्षण स्ट्रेस के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से प्रभावित होते हैं जो कई कारकों पर निर्भर करता है। एक आपका तापमान में परिवर्तन, दूसरा क्रिस्टलन, तीसरा है पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसमें दिया है कि रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घोल देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल यानी स्ट्रेस का विकास अपक्षय, बृहच्छरण और अपर्दन निक्षेपण का मूल कारण है। तो यही चार चीज़ें हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। चूँकि धरातल पर अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं इसलिए जो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर क्या होती हैं, भिन्न हो जाती हैं। तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर दिया कि तापमान और वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायविक तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। सभी जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं उनको एक सामान्य शब्दावली यानी अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, यानी जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं इसमें आपका डेनिडेशन प्रोसेस आता है और डेनिडेशन में क्या क्या रहता है, अपक्षय, अपर्दन, इनको सम्मिलित रूप से इन प्रक्रियाओं को डेनिडेशन कहते हैं यानी कि अनाच्छादन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनाच्छादन का जो अर्थ है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है अनाच्छादन का, कि अनाच्छादन यहाँ पे अनाच्छादन शब्द का अर्थ है कि निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण को हटाना। ठीक, अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन और अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि डेनिडेशन में जो है आपका अपक्षय, अपर्दन, संचलन, परिवहन सब डेनिडेशन में शामिल किया जाएगा यानी कि अनाच्छादन में आएगा। ऊपर फिगर दिया गया उसको हम लोग देख लेंगे अभी। तो
तो इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर जो तापीय प्रवणता है, इसके कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी और जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। तापमान और वर्षण ये जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक भी हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसको नियंत्रित करते हैं। यहीं पे वनस्पति का घनत्व हो गया, प्रकार है, वितरण, जो प्रमुखता वर्षा और तापमान पर निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते ही हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में जो विभिन्न जलवायविक तत्व हैं, जैसे ऊंचाई हो गया, ऊंचाई में अंतर है, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप की प्राप्ति है आदि के कारण क्या होता है, जो स्थानीय भिन्नता है उसमें वृद्धि होती है। और वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा और उसके प्रकार, साथ ही साथ इसकी गहनता भी वर्षण एवं बाष्पीकरण के संबंध और तापमान की दैनिक श्रेणी, साथ ही साथ इसमें हिमकरण और पिघलन की आवृत्ति तथा तुषार की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण भी किसी भी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं उसमें अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो जलवायु प्रदेश में होते हैं उसमें किन कारणों से अंतर पाया जाता है, वायु का वेग, वर्षण की मात्रा, गहनता, तापक्रम, ठीक, तुषार, हिमकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया आदि प्रक्रियाओं के कारण यहाँ पे भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है नीचे अलग अलग दिया गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे आपका अलग अलग जलवायु प्रदेश दिखाया गया है। तो कल हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस को एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अपक्षय हम लोग देखेंगे। अपक्षय के बाद जो है यहाँ रासायनिक प्रक्रियाएं और जैविक कार्य अपक्षय का, फिर देखिए भौतिक अपक्षय है, उसके बाद आपका मास मूवमेंट है, फिर आपका इसमें दिया गया है जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के बाद जो इरोजन डिपोजिशन है, फिर आपका सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका लास्ट में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे आपका रहेगा प्रैक्टिस का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ये वीडियो छोटा ही है, लगभग 22 से 25 मिनट का है, तो इसको आप लोग यहाँ पे देखिए और इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप जो बैच चल रहा है उसे जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो पाएगी। ठीक, फर्स्ट ग्रेड का भी चल रहा है, PGT है और NET JRF भी चल रहा है। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।